आज की क्लास में बहुत ही टेक्निकली और साइंटिफिकली हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो भी पोस्टिंग्स आता है उसके पीछे लॉजिक क्या है। वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। जो फाइनल अकाउंट्स हम लोग शुरू किए थे, जो लास्ट वीडियो हम लोग अपलोड किए थे, उसी का कंटिन्यूटी है ये क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखने में कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज आता है। यू नो दैट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर रेवेन्यू स्टेटमेंट्स और ये दो स्टेटमेंट्स आपको प्रॉफिट निकाल के देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट देता है और उसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और वहां से नेट प्रॉफिट मिल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट की ये जो क्रेडिट साइड था, इसमें जितना भी डायरेक्ट इनकम्स था वो आता है। डायरेक्ट इनकम यानी सेल्स। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट a trading concern has two basic operation to perform. One was trading concern को परचेज करना है और सेल करना पड़ता है। जो भी परचेज होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और परचेज रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस किया जाता है जैसे कैरेज इनवर्ड, वेजेस पेड, ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स मतलब सेल। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट का सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट शोज द बेसिक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और यही ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस ग्रॉस प्रॉफिट को लिखते हैं और इस तरफ क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी इनडायरेक्ट इनकम्स होता है यानी कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब को क्रेडिट किया जाता है और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जैसे कि सैलरी पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड, कैरेज आउटवर्ड पेड, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखते हैं और इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट आ जाता है। उस नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में भेज देते हैं, कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है। क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये किसका है? ये तो प्रोप्राइटर का यानी ओनर का क्लेम है। इस नेट प्रॉफिट का हकदार ओनर है, इसलिए ओनर का जो क्लेम है कैपिटल में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, उसके साथ ऐड किया जाता है। ये तो बहुत आसान तरीके से हम लोग समझाए थे। आज थोड़ा टेक्निकली एनालिसिस करेंगे इसको, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, क्यों हम लोग अलग से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं? अगर अलग से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते तो क्या होता? यानी कि अलग से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या जरूरत है? अगर चाहते थे तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ दिखा सकते थे, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट अलग से निकालने का कोई जरूरत नहीं था। पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख देते, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख देते और इस तरफ डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम को एक साथ लिख देते, सीधे नेट प्रॉफिट आ जाता। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट सेपरेटली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के लाभ क्या होता है? यू नो देयर आर टू क्रिटिकल रीजन ऑफ ए ट्रेडिंग बिजनेस। एक है सेल और दूसरा है परचेज। सेल को कहते हर इनकम का बाप और परचेज को कहते हर एक्सपेंसेस का बाप। दीज आर द टू प्राइम ऑपरेशन ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न। एक ट्रेडिंग कंसर्न बेसिकली तो यही काम करता है। हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, एक है सेल और दूसरा है परचेज, इस दो बेसिक ऑपरेशन से बिजनेस का कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट शोज दी बेसिक ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका पहला काम क्या है? परचेज करना और सेल करना। तो इस परचेज और सेल की इंटरैक्शन से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ये अलग से ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है। अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ जोड़ देते तो इस ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अलग से हम लोग ट्रेस नहीं कर पाते। इसलिए अलग से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट करके डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके बेसिक दो जो काम एक ट्रेडिंग कंसर्न करता है उसकी इंटरैक्शन से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ये अलग से देख लेते हैं। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट, रिजल्टेंट प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग बाकी जो भी इनकम्स है, बाकी जो भी एक्सपेंसेस है, इनको चार्ज करके नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नाउ अभी जो बोलेंगे ये प्योरली टेक्निकल एंड साइंटिफिक एनालिसिस है फाइनल अकाउंट्स का। हमें लगता है कि यही सही तरीका है फाइनल अकाउंट सिखाने का, लेकिन इसको जानने से पहले आपको ट्रायल बैलेंस वाला जो वीडियो हम लोग अपलोड किया है, वो वीडियो जिसका लिंक फिर दे देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो ये समझने में प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग जब फाइनल अकाउंट शुरू करते हैं तो जनरली यू विल बी सप्लाइड विथ ए ट्रायल बैलेंस। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। सवाल पैदा होता है क्यों ट्रायल बैलेंस सप्लाई किया जाता है, क्यों हम लोग ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट शुरू करते हैं?
इसका कारण यही है, ट्रायल बैलेंस इज द रेशिडुअम ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, यानी सारा साल भर में जितना भी ट्रांजैक्शंस हुआ है वो सारा ट्रांजैक्शंस को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते। ऑल द जर्नल्स आर अल्टीमेटली पोस्टेड टू लेजर्स एंड आफ्टर बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स यू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। मतलब सारा साल भर का जितना भी ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होता है और लेजर से उसका जो भी बैलेंस निकाल के आता है वो ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सारा साल भर का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है सबके सब इंपैक्ट अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में पड़ा रहता है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस शोज द एंटायर पिक्चर इन ए नॉटसेल। एक पेज के अंदर ट्रायल बैलेंस बिजनेस का सारे के सारा इंफॉर्मेशन एक साथ सप्लाई कर देते। इसलिए you can say that trial balance is a statement which shows the entire picture, entire informations of the business as a whole in a centralized manner। यानी कि आपकी एक ही मुट्ठी के अंदर सारा बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस कैरी करता है। इसलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस सप्लाई करते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। जैसे कि आप जब सीढ़ी चढ़ते हो तो क्या होता है, कुछ स्टेप्स उठने के बाद आपको एक रेस्ट मिलता है, यहां पर जाके आदमी थोड़ा रेस्ट ले लेता है, उसके बाद फिर सीढ़ी चढ़ा जाता है। तो ट्रायल बैलेंस ये रेस्ट है। आप जर्नल बनाया, लेजर का बैलेंसेस लेके सीढ़ी पे पहुंच गए, वहां पर थोड़ा आपने रेस्ट कर लिया, फिर ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट्स की तरफ जर्नी शुरू करते हैं। Therefore, while preparing final accounts, you will be supplied with a trial balance। अब ट्रायल बैलेंस में पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट जो भी है रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ खास इंफॉर्मेशन होता है जो ट्रायल बैलेंस में नहीं रहता है। किस तरीके का ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन नहीं रहता? जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं रहता? ड्यू टू सर्टेन टेक्निकलिटीज। क्या टेक्निकलिटीज है? ट्रायल बैलेंस में अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लिख देते तो डबल काउंटिंग हो जाता गुड्स का। इसको ठीक से समझने के लिए ट्रायल बैलेंस वाला वीडियो देख लेना। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इसका और एक कारण भी है, जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट करते, वैल्यू करते, तब तक ट्रायल बैलेंस बन चुका होता है। तो जो चीज को ट्रायल बैलेंस में दिखाया नहीं जाएगा, जो चीज को ट्रायल बैलेंस में दिखाना संभव नहीं है, उसको अलग से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल के आपको सप्लाई किया जाएगा। और एक तरीका का इंफॉर्मेशन भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलता है। वो क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाने का समय अगर कोई गलती है तो उस गलती को व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आपने डिटेक्ट नहीं कर पाया था। नाउ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आप फाइंड आउट कर लिया, अरे यहां पर तो गलती था, कोई एक वेजेस पेमेंट किए थे आपने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको आपने वेजेस के अंदर घुसा दिया। कोई एक फर्नीचर परचेज किए थे, वो तो एसेट है, उसको फर्नीचर अकाउंट में डिफीट करना चाहिए था, आपने परचेज अकाउंट में डिफीट कर दिया। तो ऐसा कुछ एरर्स अगर ट्रायल बैलेंस कैरी कर रहा है और उस एरर को अगर आपने लोकेट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, उसको भी हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में सप्लाई करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सारा साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है, सारा साल में बैड डेट कितना हुआ, सारा साल में प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना क्रिएट करना पड़ेगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में मिसिंग हो सकता है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन भी हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में सप्लाई करते हैं। और ऐसा भी होता है, ऐसा एरर भी हो सकता है कि एक क्रेडिट में सेल किया हम लोगों ने, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया जर्नल में या लेजर में, तो ट्रायल बैलेंस में उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। तो वो इंफॉर्मेशन भी यहां पर दिया जाएगा। यानी कि जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुआ है, जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिया गया, या ट्रायल बैलेंस करने का समय कोई गलती हो गया, या कोई टेक्निकल कारण के लिए ट्रायल बैलेंस में लिखना संभव नहीं हुआ, वैसा इंफॉर्मेशन को आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस और उसके साथ सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, वहां से आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए बोर्ड में आ गए। पहला पॉइंट क्या है? व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स यू विल बी सप्लाइड विद ए ट्रायल बैलेंस। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और यू विल ऑल्सो बी सप्लाइड विद सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट देखो, आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विल अपीयर वंस। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी लेजर अकाउंट का बैलेंसेस रहेगा वो कोई ना कोई एक जगह में जाएगा। एक जगह के मतलब आइदर वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, नहीं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, नहीं तो बैलेंस शीट में जाएगा, कोई एक जगह में जाएगा। जैसे परचेज, अगर ट्रायल बैलेंस में परचेज है तो ये कहां जाएगा? सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के यहां पर परचेज आ जाएगा। अगर सेल दिया होगा तो वो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में बाई सेल्स आ जाएगा। अगर सैलरी पेड किया गया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस वाला आइटम
कोई एक जगह में अपीयर करता है। ये क्यों होता है, इसका आंसर भी आगे चल के मिल जाएगा हम लोगों को। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कम से कम दो जगह में जाएगा। मानिए ट्रेडिंग अकाउंट में गया और बैलेंस शीट में गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया और बैलेंस शीट में गया, या बैलेंस शीट का ही दोनों तरफ आ गया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आया और लायबिलिटी साइड में भी आया। क्यों होता है ऐसा, इसका भी खुलासा करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा गया, लिखा गया ट्रायल बैलेंस में जो भी नॉमिनल अकाउंट्स रहेगा वो नॉमिनल अकाउंट्स ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज्ड हो जाएगा। ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस will be closed in trading और PL अकाउंट। यानी मैंने क्या बोला आपको, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स रहेगा ट्रायल बैलेंस में, जैसे सैलरी, जैसे रेंट, जैसे कैरेज, जैसे परचेज, जैसे सेल्स, जो भी नॉमिनल अकाउंट रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्लोज्ड हो जाएगा। ये क्लोज्ड होने का मतलब क्या है बोलेंगे हम लोग। और जो भी रियल अकाउंट रहेगा वो सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। जो भी रियल अकाउंट रहेगा जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बैंक, कैश, all real accounts will appear on the asset side of the balance sheet। और जो भी पर्सनल अकाउंट रहेगा, पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंसेस, ये एसेट साइड में जाएगा। जैसे कि डेटर्स, आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट की एसेट साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं क्योंकि डेबिट बैलेंसेस यहां पर आता है, और लायबिलिटी साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं क्योंकि यहां पर ऑल क्रेडिट बैलेंसेस विल अपीयर हियर। तो पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, और पर्सनल अकाउंट की अगर क्रेडिट बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। जैसे कैपिटल, जैसे क्रेडिटर, जैसे लोन टेकन, दीज आर पर्सनल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस, दे विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब ये क्यों होता है, नॉमिनल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है उसी को हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉस कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आइदर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। नॉमिनल अकाउंट की अगर क्रेडिट बैलेंस, जिसे हम लोग इनकम कहते हैं, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। बाय नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस से सीधा आ जाएगा। हमने बोला था ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड इन ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट, यानी नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंसेस है वो खत्म हो जाएगा। अब ये खत्म होने का बात क्यों आया, ये समझने के लिए जहां से जर्नी शुरू किए थे, जर्नल वाला वीडियो, वो वीडियो देखना पड़ेगा। वहां पर हम लोगों ने बोला था एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंसेस मतलब यू आर स्पेंडिंग मनी एंड यू आर गेटिंग सर्टेन बेनिफिट। एक्सपेंसेस करोगे तो कुछ सुविधा तो मिलेगा आपको। अब ये बेनिफिट दो तरीका का होता है, एक को कहते लॉन्ग टर्म बेनिफिट और दूसरे को कहते शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अब अगर ऑटो या टैक्सी पे चल रहे हो एंड यू आर पेइंग ऑटो फेयर और टैक्सी फेयर, तो ये जो एक्सपेंसेस आपने किए हो इसका बेनिफिट कितना दिन के लिए मिलेगा। आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, बस में चढ़ रहे हो, जो फेयर आपने पे कर रहे हो, ये फेयर का बेनिफिट आपको कितना दिन के लिए मिलेगा। एक बार ऑटो फेयर पे किया, एक बार ऑटो चढ़ लिया, यानी ये बेनिफिट शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। लेकिन आपने क्या किया, आपको आने जाने के लिए आपने एक स्कूटर या बाइक खरीद लिया। ये जो बाइक खरीदा, ये क्या हर रोज खरीदोगे? एक बार बाइक खरीदने से 5 साल 10 साल आपको बेनिफिट देता रहेगा। ये जो एक्सपेंडिचर है इसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वही नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। और अगर कोई एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है तो उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और वो रियल अकाउंट हो जाता है, यानी एसेट हो जाता है। When you are paying auto fare, it is a revenue expenses. शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, ये ऑटो फेयर नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन आपने एक स्कूटर या बाइक खरीद लिया तो ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, इसको हम लोग एसेट कहते हैं, रियल अकाउंट हो जाता है। तो ऑटो फेयर का बेनिफिट क्या होता है, 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। आपने एक बार चढ़ लिया, उसका बेनिफिट खत्म। तो जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसका बेनिफिट कोई 1 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में पकड़िए नॉमिनल अकाउंट है परचेज। परचेज कौन बैलेंस है? परचेज तो एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट परचेज एक्सपेंसेस तो डेबिट बैलेंस होगा। आप क्या करते हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट में आके लिखते हो टू परचेज अकाउंट, यानी कि क्या किया आपने, परचेज को आपने क्रेडिट कर दिया। परचेज कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में आके लिखा टू परचेज, टू परचेज लिखोगे तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, यानी जर्नल एंट्री ले रहे हो आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ऐसा जर्नल को हम लोग क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। तो परचेज डेबिट बैलेंस क्रेडिट होके क्लोज्ड हो गया। क्यों क्लोज कर रहा हूं हम लोग? क्योंकि हमें पता है कि इस परचेज का बेनिफिट इस साल में ही खत्म करना है हमको।
अगर इस साल के अंदर खत्म नहीं कर पाया तो उसका मतलब क्या होगा? यहां पर मानिए परचेज है आपका 1 लाख का, आपने यहां पर परचेज को डेबिट करके क्लोज नहीं किया तो वो डेबिट बैलेंस रह जाएगा। डेबिट बैलेंस को अल्टीमेटली हम लोग कहां पहुंचा देते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट मतलब जो शीट में, जो कागज में हम लोग अनएक्सपायर्ड बैलेंसेस को लिखते हैं। अनएक्सपायर्ड बैलेंस मतलब जो बैलेंसेस का बेनिफिट अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो अगर आप परचेज को यहां पर खत्म नहीं करते, यहां पर क्लोज नहीं करते, तो वो परचेज बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाता। इसका कोई मतलब है? मानिए आपने सैलरी पे की हो, वेजेस पे की हो, रेंट पे की हो। सैलरी वेजेस क्या है? वेजेस भी नॉमिनल अकाउंट एक डेबिट बैलेंस है। आप क्या करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में आके लिखते हो टू वेजेस लिख के आप क्या करते हो? वेजेस को यहां पर क्लोज कर देते हो। क्यों क्लोज करते हो? क्योंकि वेजेस का बेनिफिट खत्म हो चुका। उस वेजेस से जितना बेनिफिट मिलना था मिल चुका हमको। अगर आप वेजेस को यहां पर क्लोज नहीं करते तो उसका मतलब क्या हो जाता? वो वेजेस डेबिट बैलेंस है, वो अनएक्सपायर्ड डेबिट बैलेंस हो जाता था, तब वो एसेट साइड में अराइज कर जाता। अब सेल्स के बारे में सोचिए। सेल्स कौन सा बैलेंस है? सेल्स भी एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि वो इनकम है। अब सेल्स को क्या करते हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट में आके लिखते हो बाय सेल्स अकाउंट। क्यों लिखते हो? सेल्स भी एक शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट करता है, रेवेन्यू इनकम जनरेट करता है, तो इसको भी हम लोगों को क्लोज करना है। तो सेल्स यहां पर क्रेडिट बैलेंस है। आप ट्रेडिंग अकाउंट में आके लिखते हो बाय सेल्स अकाउंट, यानी क्या कर रहे हो? सेल्स अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो। एक्चुअली एंट्री क्या लिया? बाय सेल्स अकाउंट, यानी कि एंट्री हुआ सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था, आपने एंट्री कर दिया सेल्स अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट करके उसको क्लोज कर दिया। क्लोज क्यों किया? क्योंकि सेल्स से जो भी बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा था वही साल के अंदर खत्म हो गया। अगर सेल्स को यहां पर आपने क्लोज नहीं कर पाते तो वो भी बैलेंस शीट में आ जाता। वो क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाता। सेल्स बैलेंस शीट में इसका कोई मतलब ही नहीं है। बैलेंस शीट में तो एसेट्स लायबिलिटी लिखा जाता है, सेल्स क्या लायबिलिटी है? सेल्स तो इनकम है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ऑल नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर देते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का बेनिफिट खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर अराइज करता है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा नॉमिनल अकाउंट पीएल में जाएगा? यह समझने के लिए आपको वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम वाला कॉन्सेप्शन याद रखना है। एक ट्रेडिंग बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब परचेज और परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट इनकम मतलब सेल्स। तो सेल्स और परचेज एंड परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा ये सब ट्रेडिंग में आ जाएगा, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट इनकम है वैसा नॉमिनल अकाउंट जैसे सैलरी, रेंट एटसेट्रा ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं करता हूं, ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। कॉलेज की क्लास में भी ये क्वेश्चन करने से स्टूडेंट लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और हमको पागल समझ लेता है। क्वेश्चन यही था मेरा कि अगर हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उल्टा करके लिखते, यानी कि इस तरफ एक्सपेंसेस को ना लिख के इस तरफ एक्सपेंसेस को लिखते और इस तरफ इनकम को लिखते, तब भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के आ जाता। ग्रॉस प्रॉफिट इधर नहीं आता, इधर आ जाता बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इधर एक्सपेंसेस लिखा, उधर इनकम लिखा, तो यहां पर भी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता, बाय ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इस तरफ लिखते, और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको इस तरफ और इनडायरेक्ट इनकम्स को इस तरफ लिखते, तो भी नेट प्रॉफिट आ जाता। नेट प्रॉफिट इस तरफ आता, बाय नेट प्रॉफिट। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या होगा? स्टूडेंट्स हमको बोलता है कि ये तो रूल नहीं है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट का ये डेबिट की, ये एक्सपेंसेस की साइड है, ये इनकम की साइड है। एज पर माई व्यू ट्रेडिंग पीएल में कोई इनकम की साइड एक्सपेंसेस की साइड नहीं होता है। बेसिक कॉन्सेप्शन कहां है? ये नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने का जो भी फंडामेंटल डिस्कशन हम लोगों ने किया है, इसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए, अगर हम लोग उल्टा करके लिखते, यानी कि सेल्स को इस तरफ ना लिख के उस तरफ लिखते और परचेज को इस तरफ लिखते, तो क्या होता? आपने परचेज की हो जो डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस है, उसको क्लोज करना है। अगर हम लोग इस तरफ बाय परचेज लिखते तो एंट्री क्या हो जाता? परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, यानी परचेज डेबिट बैलेंस है, फिर आप उसको डेबिट कर रहे हो, यानी परचेज तो क्लोज नहीं हो रहा है, रादर वो बढ़ जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर आप सेल्स को क्रेडिट साइड में ना लिख के डेबिट साइड में टू सेल्स लिखोगे तो क्या होगा? सेल्स तो क्रेडिट बैलेंस है, उसको तो क्लोज करना है, लेकिन आप सेल्स क्रेडिट बैलेंस को डेबिट साइड में लिखोगे तो सेल्स क्लोज कहां होगा? वो तो और क्रेडिट हो जाएगा।
सिमिलरली अगर आप सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में क्लोज ना करके इस तरफ बाई सैलरी लिखते तो क्या हो जाता? तो सैलरी एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, उसको इस साल में क्लोज करना है। अगर आप क्रेडिट साइड में बाई सैलरी लिखोगे तो एंट्री क्या हो जाता? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाता। डेबिट बैलेंस को आप डेबिट कर रहे हो, यानी वो तो और बढ़ रहा है। तो हम लोगों का जो बेसिक पर्पस था नॉमिनल अकाउंट को या रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम को क्लोज करने का, वो कैसे होता अगर हम ट्रेडिंग पीएल को उल्टा करके लिख देते? देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सही आ जाता। ग्रॉस प्रॉफिट इधर ना कि इधर आ जाता, नेट प्रॉफिट इधर ना कि इधर आ जाता। लेकिन अकाउंटिंग का जो बेसिक ब्यूटी है, जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है, वो गलत हो जाता। बैलेंस शीट में तब क्या होता? सेल्स डबल अमाउंट लेके बैलेंस शीट में आ जाता क्रेडिट साइड में यानी लायबिलिटी साइड में। परचेज वो भी क्लोज ना होके डबल हो जाता, तो वो भी एसेट साइड में यानी डेबिट साइड में आ जाता। तो इसलिए ट्रेडिंग पीएल देखने में ऐसा होता है। अब बात रह गया रियल अकाउंट का। मैंने क्या बोला? बैलेंस शीट में क्या आता है? जो अनएक्सपायर्ड बैलेंसेस है, जो बैलेंस खत्म नहीं हुआ, जिसका बेनिफिट अभी तक खत्म नहीं हुआ, ऐसा बैलेंसेस को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। ये बैलेंस शीट का डेबिट साइड है, जिसे हम लोग एसेट साइड कहते हैं। ये क्रेडिट साइड है, यानी जो भी अनएक्सपायर्ड डेबिट बैलेंसेस है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा, और जो भी अनएक्सपायर्ड क्रेडिट बैलेंसेस है वो सब इस तरफ आ जाएगा। अब नॉमिनल अकाउंट को छोड़ के सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट रह गया, यानी कि रियल और पर्सनल अकाउंट अपीयर कहां करेगा? बैलेंस शीट में। रियल अकाउंट ऑल आर डेबिट बैलेंसेस, इसलिए वो डेबिट साइड यानी एसेट साइड में आ जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंसेस है, जैसे कि डेटर्स, बीआर, लोन टू समबडी, हम लोग किसी को लोन दिया है, दीज ऑल आर पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंसेस, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। और पर्सनल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस यानी कि क्रेडिटर, कैपिटल, बिल पेएबल, जो अभी तक क्लोज नहीं कर पाया क्रेडिट बैलेंसेस, वो सब इस तरफ आ जाएगा। दिस इज माई अप्रोच टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। हम तो ऐसे सोचते हैं और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट लोग भी ऐसे सोचे। टेक्निकली एकदम करेक्ट है हम लोग। अभी आपको समझना है कि हम लोग चाहते क्या है। हम लोग चाहते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट निकाले, इस साल में बेसिक ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट किया है वो निकाले। तो इस साल का बेसिक जो इनकम और एक्सपेंसेस जो नॉमिनल अकाउंट में छुपा हुआ है, इसका इंटरैक्शन से हम लोग ट्रेडिंग पीएल से प्रॉफिट निकाल लिया। और जो अकाउंट का बेनिफिट क्लोज नहीं हुआ, जो अकाउंट अभी तक जिंदा है, उसको हम लोग बैलेंस शीट में अनएक्सपायर्ड बैलेंसेस के जो सीट है उसमें दिखा दिया। अब इस कॉन्सेप्शन को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दो इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। एक तो था ट्रायल बैलेंस वाला आइटम्स को कोई एक जगह में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में मानिए परचेज है, परचेज को अगर आपने ट्रेडिंग में एक बार लिख दिया टू परचेज, तो उसका तो बेनिफिट क्लोज हो गया, उसका काम तमाम। उसको आप जाके कहां लिखोगे? और ट्रायल बैलेंस में मानिए ये सेल्स है, नॉमिनल अकाउंट, इसको आपने क्या किया? ट्रेडिंग में आके बाई सेल्स लिख दिया, ये भी क्लोज्ड हो गया। इसको कहां लिखे जाओगे? ट्रायल बैलेंस में मानिए लैंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग एक अनएक्सपायर्ड बैलेंस, लैंड और बिल्डिंग में इतना बेनिफिट छुपा हुआ है, तो इसको जाके हम लोग बैलेंस शीट में बिठा दिया कि ये मेरा अनएक्सपायर्ड बैलेंसेस है। तो अब कहां और लिखे जाओगे? यानी ट्रायल बैलेंस वाला आइटम वो कोई एक लेजर का बैलेंस उभर के आया है, उस लेजर का बैलेंस को उसका सही ठिकाने में हम लोगों को पहुंचा देना है। उसका जो सही एड्रेस है वहां पर हमने उसको पहुंचा देंगे। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों एक से ज्यादा जगह में जाता है? क्योंकि हम लोग एक कंप्लीट डबल एंट्री पास करते हैं। मानिए हम एक एग्जांपल देते हैं। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000। एक 10,000 का क्रेडिट सेल हुआ था, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले यानी जर्नल लेजर के समय आपको पता ही नहीं था कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आपने उस सेल को रिकॉर्ड नहीं किया। आपको अभी उसको रिकॉर्ड करना है। अगर उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे तो आप जर्नल क्या करोगे? एक कंप्लीट जर्नल एंट्री आपको पास करना है। क्या जर्नल होगा? आपने क्रेडिट में सेल किया तो एंट्री होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 10,000। ये आपका एंट्री होगा। अब इसको अगर रिकॉर्ड करना है तो दो अकाउंट में पोस्टिंग करना है, दो जगह में आपको पोस्ट करना है। एक तो है डेटर, डेटर एसेट है, डेटर को डेबिट किया हम लोगों ने, यानी डेटर बढ़ चुका, डेटर बढ़ गया। आपने क्रेडिट में सेल किया, डेटर में एंट्री नहीं किया, तो आज डेटर को बढ़ाना पड़ेगा। डेटर का घर कहां है? पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस आई है, ये एसेट साइड में आता है डेटर। अब डेटर के साथ जाके इस 10,000 को हम लोग ऐड करके लिख देंगे।
और यहां पर सेल्स को आपने क्रेडिट किया। अरे क्रेडिट में सेल हुआ, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अब रिकॉर्ड अगर कर रहे हो तो सेल भी बढ़ रहा है, सेल क्रेडिट बैलेंस है, उसको आप बढ़ा रहे हो तो क्रेडिट करके बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल क्रेडिट हुआ मतलब सेल बढ़ गया। सेल का घर किधर है? सेल का घर है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जाके इस तरफ हम लोग बाई सेल्स जो है, जो सेल्स ऑलरेडी है उसके साथ ऐड करके लिख देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसका पोस्टिंग आ गया। यानी कि देखिए, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दो अकाउंट में इंपैक्ट छोड़ के गया है। लेकिन याद रखना एक बात, देखिए एक कंप्लीट डबल एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। यहां पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में पोस्टिंग लिया 10,000, यानी क्रेडिट में 10,000 का पोस्टिंग आया, और बैलेंस शीट की डेबिट में, एसेट साइड का मतलब डेबिट साइड, डेबिट में पोस्टिंग कितना का लिया? 10,000, यानी डेबिट में 10,000 और इधर क्रेडिट में 10,000, तो दोनों बराबर, डेबिट क्रेडिट बराबर इंपैक्ट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दो जगह में जाए, चार जगह में जाए, कुछ आता जाता नहीं है। टोटल डेबिट में पोस्टिंग और टोटल क्रेडिट का पोस्टिंग समान होना चाहिए। इसीलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा जगह में जाता है टू कंप्लीट द डबल एंट्री। अब इस कॉन्सेप्शन को दिमाग में रखते हुए हम लोग एक सवाल करेंगे। एकदम ही आसान सवाल लिया गया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लेंगे। आज हमको एस्टैब्लिश करना है चीज को, इसलिए हम लोगों ने एकदम आसान सवाल लेके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। अब बोलोगे अच्छा ओपनिंग स्टॉक कौन सा अकाउंट है? ये तो रियल अकाउंट है। तो आपने बोला है कि ओपनिंग स्टॉक रियल अकाउंट है तो इसको तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। नहीं, ओपनिंग स्टॉक था तो रियल अकाउंट, लेकिन इसको इस साल में क्लोज करना है। क्यों क्लोज करना है? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या है, लास्ट साल में जो स्टॉक को हमने बेच नहीं पाया, हमारे हाथ में पड़ा हुआ था, हम लोग चाहते कि उस स्टॉक को इस साल में बेच दिया जाए। यानी कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। जो चीज इस साल में परचेज किया गया, इस साल में खरीदा गया, वो तो परचेज है, और जो चीज को लास्ट साल में परचेज किया गया लेकिन हम लोगों ने बेच नहीं पाया था, उस चीज को इस साल में सबसे पहले बेचने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो इस चीज को भी इस साल में बेच देंगे हम लोग, इसलिए इसको क्लोज करना है। देखिए ओपनिंग स्टॉक एक डेबिट बैलेंस है, उसको आपने ट्रेडिंग में आके क्या लिख रहे हैं? टू ओपनिंग स्टॉक, यानी डेबिट बैलेंस ओपनिंग स्टॉक, वो ट्रेडिंग में टू लिखने से, ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक लिखने से वो क्रेडिट होके क्लोज्ड हो रहा है, क्योंकि उसका बेनिफिट इस साल में ही खत्म करना है, उसको इस साल में बेच डालना है हमको। नेक्स्ट है परचेज। परचेज एक डेबिट बैलेंस है और नॉमिनल अकाउंट भी है, तो ये एक एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट को हमको क्लोज करना है। कहां क्लोज करना है? ट्रेडिंग और पीएल में। परचेज कैसा नॉमिनल अकाउंट है? ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको क्लोज करेंगे ट्रेडिंग की डेबिट में। देखिए अगर नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा तो वो जरूर ट्रेडिंग और पीएल का डेबिट साइड में ही आएगा, तो परचेज ट्रेडिंग की डेबिट में आ जाएगा। अब देखिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न एक क्रेडिट बैलेंस है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अब परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है तो कैसे करेंगे? परचेज रिटर्न को परचेज जहां जाएगा वहीं पर ही क्लोज करना है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में। ये एक क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। बाई परचेज रिटर्न लिखोगे तो परचेज रिटर्न डेबिट होके क्लोज्ड हो जाएगा। आप कर सकते हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट में बाई परचेज रिटर्न लिख सकते हो, लेकिन जनरली प्रैक्टिस यही है कि बाई परचेज रिटर्न ना लिख के परचेज से हम लोग माइनस कर देते हैं, नेट परचेज को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्स 4 लाख। अब सेल्स 4 लाख जो है ये भी एक इनकम है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस को कहां क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग और पीएल में। ये डायरेक्ट इनकम है, तो इसको क्लोज कहां करना है? ट्रेडिंग में। सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय सेल्स लिखने से एंट्री क्या हुआ आपका? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि सेल्स भी यहां पर यानी ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज्ड हो गया, क्योंकि ये रेवेन्यू इनकम्स था। सेल्स रिटर्न ये भी सेल्स का उल्टा है, ये डेबिट बैलेंस है, इसको ट्रेडिंग की डेबिट में टू सेल्स रिटर्न लिख सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, डेबिट साइड में ना लिख के सेल से इसको माइनस करके इफेक्टिव सेल को घटा देते हैं। इंपैक्ट एक ही रहता है। अब चाहो तो सेल्स रिटर्न को डेबिट साइड में भी लिख सकते हो, टू सेल्स रिटर्न बोल के। नेक्स्ट वेजेस। वेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, इसको क्लोज करना है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस पकड़ते हैं हम लोग, और ट्रेडिंग में जाके टू वेजेस लिख के इस नॉमिनल अकाउंट को भी क्लोज किया जा रहा है। इंपोर्ट हम लोगों ने सीखा था, इंपोर्ट क्या है? बाहर से अगर हम लोग खरीद के ला रहे हैं, ये मेरा परचेज है, देश के अंदर परचेज करेंगे तो उसे परचेज कहते हैं, बाहर से परचेज करके लाएंगे तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो ये भी एक एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस है, इसको क्लोज करना है। ट्रेडिंग में जाकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब विदेश में सेल करना, देश के अंदर सेल करोगे तो सेल्स कहते हैं, विदेश में सेल करोगे तो एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट को भी हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लाके पोस्ट कर देंगे।
क्लोज हो जाएगा वो भी। कैरेज इनवर्ड, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, इसको क्लोज करना है हम लोग ट्रेडिंग में जाके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये, तो इस नॉमिनल अकाउंट को भी डेबिट साइड में लिख के, ये डेबिट बैलेंस था, टू कैरेज इनवर्ड लिखेंगे तो क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये परचेज के साथ जुड़ा हुआ खर्च है, तो कैरेज इनवर्ड को भी हम लोग ट्रेडिंग में क्लोज कर देंगे। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल करने का समय जो कैरेज पे किया जाता है उसे कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको लेकिन क्लोज कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है तो इस एक्सपेंसेस को भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस पकड़ के ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। सैलरी, सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके टू सैलरी लिख के क्लोज कर देंगे। फिर है आपका रेंट, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे और क्लोज हो जाएगा। इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये ऑल आर नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इस सब को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके क्लोज कर देंगे। बैड डेट, ये भी एक लॉस है, डेबिट बैलेंस है, इसको क्लोज कहाँ करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके क्लोज कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड एक रेवेन्यू इनकम है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम को लिख के हम लोग क्लोज कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव, ये एक रेवेन्यू इनकम है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख के हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, दीज आर एसेट्स रियल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंसेस। रियल अकाउंट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे। फिर है डेटर्स, डेटर्स पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस, तो इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर्स बोल के लिख देंगे एसेट साइड में। क्रेडिटर, ये एक पर्सनल अकाउंट है लेकिन क्रेडिट बैलेंस है, पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस किधर जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिजर्व। रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है तो रिजर्व भी क्रेडिट बैलेंस है, तो रिजर्व जो ओनर्स का क्लेम है, तो जिस तरफ कैपिटल आएगा उसी तरफ रिजर्व भी आ जाएगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपीयर कर जाएगा। गुडविल, ये एक रियल अकाउंट है, एसेट्स है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा। फिर है मोटर कार, मोटर कार एक एसेट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का घर किधर है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तो वहां पर अपीयर कर जाएगा। लोन टेकन, हम लोगों ने किसी से लोन लिया, ये एक पर्सनल अकाउंट है, लायबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है, पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपीयर कर जाएगा। देखिए कैपिटल और ड्राइंग्स, जो डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है 4000 वो जरूर ड्राइंग्स होगा, और जो क्रेडिट बैलेंस में लिखा हुआ है 33000 वो कैपिटल होगा। ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस है पर्सनल अकाउंट में, इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखना चाहिए, और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, इसको बैलेंस शीट की पर्सनल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखना चाहिए। लेकिन हम लोगों का प्रैक्टिस यही है, ड्राइंग्स और कैपिटल तो चीज एक ही है, ओनर का ही दो नाम है, विष्णु भगवान को श्री हरि बोल के पुकारो या आप श्री कृष्ण बोल के पुकारो, एक ही तो बात हुआ। तो ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल का ही अंश है, नेगेटिव कैपिटल है, कैपिटल से पैसा विड्रॉ हो गया, तो हम लोग इसलिए ड्राइंग्स को एसेट साइड में ना दिखा के हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस कर देते हैं। और कैश एट बैंक है, ये एसेट है, डेबिट बैलेंस है, तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन में देखिए हमने जो बोला है वही किया गया। ट्रेडिंग अकाउंट में जो पोस्टिंग लेना था जैसे बोला गया वैसे लिया गया, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या किया, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट आ गया, उस नेट प्रॉफिट को लाके बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड कर दिया और बैलेंस शीट की दोनों तरफ बराबर हो गए। सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक था आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो इसको दो जगह में जाना चाहिए। देखिए क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में आया है, बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के। अब सवाल पैदा होता है क्यों ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक लाए हो, क्लोजिंग स्टॉक तो नॉमिनल अकाउंट नहीं है। लेकिन अब अगर ध्यान दोगे तो देखोगे आपने एक एंट्री क्या लिया, ट्रेडिंग में लिखा बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखने से एंट्री क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, यानी आपने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करके क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, आपने क्लोजिंग स्टॉक का जन्म दे दिया इस साल में। क्लोजिंग स्टॉक हैज टेकन बर्थ इन दैट ईयर, यानी इस साल का जो भी परचेज था या ओपनिंग स्टॉक था, उसका जो अंश आपने सेल नहीं कर पाया उसे आपने क्लोजिंग स्टॉक बोलकर रख दिया।
तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में ये एक ही एक्सेप्शन है जो क्लोजिंग एंट्री नहीं होता, ये एक्चुअली ओपनिंग एंट्री हो गया। यानी आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के क्लोजिंग स्टॉक को क्लोज नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक का जन्म दे दिया, आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्रिएट कर दिया। अब ये डेबिट बैलेंस एक अनएक्सपायर्ड बैलेंस क्रिएट हो गया। ये क्लोजिंग स्टॉक तो पहले नहीं था, लेकिन आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के उसको डेबिट कर दिया, उसको क्लोज नहीं किया। अब क्लोज नहीं हुआ तो वो जरूर बोलेगा भाई हम तो अनएक्सपायर्ड बैलेंस है, तो हमको बैलेंस शीट में लेके चलो। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लाके बैलेंस शीट में, ये तो डेबिट बैलेंस अरेंज कर गए। आपने एंट्री क्या लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक को आपने डेबिट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करके एक डेबिट बैलेंस का जन्म दे दिया। तो उस डेबिट बैलेंस को आपने क्लोज नहीं कर पाया, तो आप उसको लेके बैलेंस शीट में आ जाओ। देखो बैलेंस शीट में डेटर्स के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक को लिखा गया। क्यों क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक डेबिट बैलेंस का जन्म हुआ, आपने उसे क्लोज नहीं कर पाया, तो ये अनएक्सपायर्ड बैलेंस हो गया। ये अनएक्सपायर्ड बैलेंस बैलेंस शीट में राइज कर गया। तो आज का जो भी डिस्कशन था ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। आज हम लोगों ने प्लेटफॉर्म नींव बनाया है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होके अब हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, यानी फाइनल अकाउंट सीखेंगे। आज से फाइनल अकाउंट्स का जो भी एक्सप्लेनेशन देना है हम लोग इस तरीके से देंगे, और आपको भी फाइनल अकाउंट्स करके मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। फाइनल अकाउंट्स कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये प्योर लॉजिकली प्रोसीड करता है। जर्नल लेजर से जो साइंटिफिक लर्निंग ऑफ अकाउंटिंग का हम लोगों ने शुरू किए थे, वो आज उनका सही मंजिल में पहुंच गया। फाइनल अकाउंट्स हम लोग लॉजिकली करेंगे, मजे से करेंगे, और कॉन्सेप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। आने वाला वीडियो के लिए वेट कीजिए, वहां पर हम लोग सवाल करके दिखाएंगे। ये जो कॉन्सेप्शन हम लोगों ने सीखा है इसी का एप्लीकेशन हम लोग दिखाएंगे, सवाल में कितना अच्छा तरीके से आता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, बहुत शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।